बाय द वे कैसा रहा आप लोगों का कल का पेपर? तो मुझे बताना पसंद करेगा कि किस तरह का था, कैसा था पेपर। क्योंकि पेपर्स अभी मैंने आप लोगों के चेक तो नहीं किए, मैंने रिव्यू भी नहीं किए, लेकिन हाउ वाज द पेपर? क्या मुश्किल था, क्या आसान था उसमें? या अगर कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आई तो वो भी पूछ सकता है, तो वी कैन डिस्कस इट ना। चलो, एक बात, आपका पेपर अच्छा हो गया, अच्छी बात है। बाकी तो अब पेपर समझ में आ गया था कि पेपर में था क्या, कौन कौन से टॉपिक्स थे। बेटा 1 मिनट, आई विल बी बैक। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज डिस्कशन। सर, ईमेल इशू की वजह से 5 मिनट लेट सबमिट करवाया। इकबाल बेटा देखो, ये वाले इश्यूज मेरे पास जो है वो बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। रीज़न भी कि मुझे ऑलरेडी आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि पेपर 4 घंटे का होगा। अब नेट का इशू 4 घंटे तो नहीं हो सकता, और अगर 4 घंटे में इशू मैनेज नहीं हो सकता है तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। आई हैव टू सी कि इसका क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट आपकी कहती है मैं कंसिडर करूँगा, मैनेजमेंट नहीं कहती है तो आई कैन नॉट से, फिर मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या सिचुएशन है, क्या रोल आउट है। क्योंकि जिन जिन लोगों के पेपर्स लेट हुए हैं, अगर मुझे मैनेजमेंट कहती है कि उनको कंसिडर नहीं करना तो उनके पेपर्स कंसिडर नहीं होंगे। ये तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये तो मुझे आपके एडमिन से बात करना पड़ेगी, फिर उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि 4 घंटे आपको दिए ही इसीलिए गए थे कि 4 घंटे के पेपर में आप इजीली जो है उसको मैनेज आउट कर सको। बेटा एंड 4 घंटे के आप गुजरने का क्यों इंतजार कर रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। 4 घंटे पहले भी तो पेपर किया जा सकता था ना। चौथे घंटे में पेपर करके चौथे घंटे में इशू क्रिएट होना। खैर, आई आस्क, मैं उसके बाद ही आपको जो है ये बता सकूँगा, क्योंकि ये वाला इशू अभी फ़िलहाल मेरी नज़र से गुजरा ज़रूर है, बट मैंने इसको चेक नहीं किया है। बाकी मैं बार बार आप सब लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ, आप लोगों की सबकी अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखें। जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं है उनकी अटेंडेंस नहीं है। इवन एक असाइनमेंट भी मुझे सारे के सारे बच्चों ने जमा करवाया हुआ है, बट जिनकी अटेंडेंस मार्क हुई हुई है मैं सिर्फ उनके असाइनमेंट्स कंसिडर करूँगा, मैं बाकी सबके असाइनमेंट्स कंसिडर नहीं करूँगा। तो ये तो एक बहुत क्लियर मैसेज है
कि जिनकी अटेंडेंस जिनकी हुई भी हैं उनके कंसिडर होंगे, जिनकी नहीं हुई भी हैं उनके कंसिडर नहीं होंगे असाइनमेंट्स। ओके जी। आप लोग की अटेंडेंस भी मांगोगे, काइंडली पता चल जाएगा किस किस की अटेंडेंस कम है। उमैर बेटा एडमिन से कोऑर्डिनेट करो, क्योंकि मैं सारे के सारे जितने अटेंडेंस के स्नैपशॉट्स हैं या जितनी भी अटेंडेंस की डिटेल्स है वो सारी उनके पास सबमिट करा देता हूँ। काइंडली आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, वो बेहतर पोजीशन में होंगे आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि कंसोलिडेशन उनके पास हो रही होती है, मेरे पास नहीं होती। ओके जी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हम जो है दोबारा वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, हम उसी चीज़ को जो है वो आगे की तरफ लेके चलते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जो है वो डील किया था। सिलेक्शन के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को हमने जो है वो देखा था, और हमने कहा था कि सिलेक्शन के कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक पूरा के पूरा ग्रिड बनता चला गया है, और अब हम इस ग्रिड को जो है लेके चलते हैं। इसमें हमें हमारे तमाम मेथडोलॉजीज़ के, जो हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर की मेथडोलॉजी यूज़ हुई है, उन तमाम की तमाम मेथडोलॉजीज़ के अगर आप देखो तो साइड पे आपको मेथड्स के नाम नज़र आएंगे। नाम नज़र आने के बाद आपके उस तमाम के तमाम मेथड्स के जो हमने 5 सिलेक्शन के जो एरियाज देखे थे, 5 जो सिलेक्शन के पैरामीटर्स देखे थे, जिनकी बेसिस के ऊपर हम सिलेक्शन को एवेल्युएट करते हैं, वो आपके पास मौजूद है। इस डायग्राम की या इस मेथडोलॉजी की आप पिक्चर ले लो, और पिक्चर लेने के बाद इसको अपने पास सेव कर लो, और सेव करने के बाद मैं आपको क्लास के आखिर के अंदर बताऊंगा कि इसका क्या असाइनमेंट आपको करना है। यू हैव गॉट वन असाइनमेंट जो कि आपको जो है इससे रिलेटेड करना है, और फिर हम उस असाइनमेंट की बेसिस के ऊपर आपकी मार्किंग्स और आपकी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑल ऑफ यू इसका एक स्नैपशॉट ले लो, और स्नैपशॉट लेके इसको अपने पास रिकॉर्ड के अंदर रख लो। एक बात हो गई। दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि आपकी क्लास का बैच कौन सा है, लाइक आपकी कौन सी क्लास है, क्योंकि मुझे आप लोगों के पेपर चेक करके आप उनके असाइनमेंट्स को भी कंसोलिडेट करना है। आपकी क्लास कौन सी है, मुझे अगर आप अपनी क्लास का वो बता सको तो। बीएस में या एमएस में या एएफ, कौन सी क्लास है आप लोगों की? सेमेस्टर फिफ्थ, ठीक है। बीएस एएफ सेमेस्टर फिफ्थ, यही आपकी क्लास है? ठीक है, बीएस एएफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेमेस्टर फिफ्थ, ये आपकी क्लास आ गई। अब मेरे पास जो मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस भी मेंशन करके चेक कर रहा हूँ, मेरे पास आप लोगों की क्लास की जो स्ट्रेंथ शो हो रही है वो हो रही है 19, ठीक है। और अटेंडेंस मेरे पास कभी भी 9-10 से ऊपर नहीं आई है। तो जो लोग जिनकी अटेंडेंसेस नहीं हुई हैं, मैं उनके पहले ही मार्क नहीं करूँगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। सो प्लीज़ अब मिड टर्म के बाद आप लोग देख लो, क्योंकि मिड टर्म के बाद की भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहो, ताकि चीज़ें जो है वो बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना बने। ओके जी, स्नैपशॉट ले लिया आप सब लोगों ने। हम क्लास के आखिर में इसको जो है वो चेक करेंगे कि व्हाट एंड हाउ वी हैव टू गेट दिस असाइनमेंट डन, कि हमें इस असाइनमेंट को किस तरीके से जो है वो लेके चलना है। हम आगे चलते हैं, और आगे चल के अब हम जो है आज का टॉपिक या आज का डिस्कशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का डिस्कशन हमारे पास होगा वो ट्रेनिंग के ऊपर होगा। ट्रेनिंग से मुराद वो एरिया जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सर्कमस्टेंसेस के अंदर ट्रेनिंग को या
ट्रेनिंग जो है वो उसको लेके चलता है। अब सबसे पहला मेरे पास सवाल जो आता है वो ये आता है कि ट्रेनिंग है क्या, लाइक हाउ वी कॉल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के। जी अली मोहम्मद बेटा क्या रिक्वेस्ट है आपकी, और प्लीज़ बेटा माइक ऑन कर लो क्योंकि चैट बार बार देखना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज़ माइक ऑन करके बता दिया करो ताकि मेरे लिए सुनना आसान हो। चैट पढ़ना एक मुश्किल काम होता है अनटिल अनलेस आपके माइक का इशू ना हो। जी कहिए बेटा। वैसे अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा मुझे बिल्कुल भी। अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपके या तो माइक का इशू है, कुछ इशू है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। माइक कनेक्ट कर, डिसकनेक्ट करके दोबारा वापस कनेक्ट करो। अली आवाज़ नहीं आ रही बेटा, आपका माइक चल रहा है बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी अली कुछ कह रहे हो? अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा मुझे, आपका माइक नहीं चल रहा है। आप एक काम करो, आप मुझे लिख दो टेक्स्ट में, आप फिर मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। ओके जी, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हम आज स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग के लिहाज से। अब सबसे पहला जो हमारे पास सिग्निफिकेंट या फंडामेंटल हमारे पास जो क्वेश्चन या सिग्निफिकेंट या फंडामेंटल डिस्कशन जो स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इस चीज़ से स्टार्ट किया जाता है। स्पेसिफिकली अगर मैं ट्रेनिंग के लिहाज से बात करूँ, ये ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ये दो वो मेजर सवाल हैं जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए या ट्रेनिंग को इनिशिएट करने से पहले या ट्रेनिंग को डेवलप करने से पहले पूछते हैं। यानी हम बिकॉज हमारे पास पूरे एचआर के अंदर किसी जगह के ऊपर इतना कंटिन्यूस बजट एलोकेशन नहीं हो रहा होता जितना बजट एलोकेशन हमारे पास ट्रेनिंग पर हो रहा होता। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो फंक्शंस आप पढ़ चुके, रिक्रूटमेंट आप पढ़ चुके, सिलेक्शन आप पढ़ चुके, तीसरा फंक्शन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हो। इसके बाद आप चौथा फंक्शन पढ़ोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एंड ऑनवर्ड सो फोर्थ। 8 के 9 बेसिक आपके पास जो फंक्शंस हैं एचआर के अंदर जो कि आप डील कर रहे होते। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बजटिंग एंड व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग जो कि फाइनेंस का एक पार्ट है और एक सिग्निफिकेंट फाइनेंस का एरिया है, उसमें अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी, चूंकि सैलरी तो हमारे पास एक कंटिन्यूस एलिमेंट होता है इसलिए हम सैलरी को हिट नहीं कर रहे होते। अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कि एचआर ऑपरेशन में सैलरी के बाद जो आपके पास सबसे ज़्यादा कॉन्टीन्यूस बजट आ रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा रिकरिंग आपके पास एक्सपेंस हो रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपके पास ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के पार्ट के अंदर हो रहा होता है। या अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ उसको लेते हैं कि ट्रेनिंग पार्ट के अंदर हो रहा होता है। अब ट्रेनिंग पार्ट पे इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस या इतना ज़्यादा फंडामेंटल कंसिड्रेशन या इतनी ज़्यादा फंडामेंटल डेवलपमेंट क्यों की जाती है या इतना ज़्यादा हाई एक्सपेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि ट्रेनिंग हमारे पास एचआर का या ट्रेनिंग हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो एस्पेक्ट है जो कि आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान या जो कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। जो आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्लान को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बात ये आती है कि जी कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है या जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉपरली ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है या जिन ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रेनिंग जो है वो अलाइंड ट्रेनिंग होती है,
लाइक जो उनके बिजनेस रूल्स और बिजनेस रेगुलेशंस और बिजनेस डायनामिक्स को देखते हुए ट्रेनिंग डेवलप की जाती है, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ फंडामेंटल और सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस क्रिएट करते हैं। और ये वो एडवांटेजेस होते हैं जो एडवांटेजेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके बिजनेस प्लान को, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को, आपके बिजनेस अलाइनमेंट को, आपकी बिजनेस ग्रोथ को, दोनों एस्पेक्ट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेवर और कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब मेजर आपके पास जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सॉरी डिसएडवांटेजेस की भी हम बात नहीं कर रहे, आपके पास जो मेजर एडवांटेजेस हैं बिजनेस साइड के अंदर, या मेजर एडवांटेजेस हैं जो आपके पास ट्रेनिंग के, वो कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला एडवांटेज आता है वो ये आता है कि इट increases the knowledge of foreign competitors and culture, ठीक है, which is crucial for success of business market। जो सबसे पहला एलिमेंट, ये जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट फंडामेंटल जो आपके पास ट्रेनिंग का जो प्रॉस्पेक्ट आता है, या ट्रेनिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेनिंग जो आपको सपोर्ट करती है, वो ये सपोर्ट करती है कि सबसे पहले तो वो ये है कि आपको नॉलेज देती है, बीइंग एम्प्लॉय आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है, ठीक है। कौन सी नॉलेज को इंक्रीज करती है? फॉरेन कंपटीशन और कल्चर्स की। फॉरेन कंपटीशन और कल्चर से क्या मुराद है? फॉरेन कंपटीशन और कल्चर से मुराद ये है, अगर आपको याद हो कि हमने जब शुरू में कल्चरल प्रोस्पेक्ट पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं और अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर डील कर रहे होते हैं। जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर डील करने का मतलब क्या है? लाइक उसकी प्रोडक्शन मलेशिया के अंदर है, उसकी मार्केटिंग जो है वो इंडिया से हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अमेरिका से हो रही है, उसका हेड ऑफिस यूरोप के अंदर स्टैब्लिश हो। तो आपकी प्रॉपर और सफिशिएंट ट्रेनिंग जो है वो ये फॉरेन कंपटीशन और फॉरेन कल्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है, जो कि आपकी फॉरेन मार्केट्स में सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल, बहुत क्रूशल इंग्रेडिएंट। सेकेंड आपके पास जो एडवांटेज क्रिएट होता है सफिशिएंट प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग से, वो ये है कि इट इंश्योर्स कि तमाम के तमाम आपके एम्प्लॉयज़ के जो बेसिक स्किल रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, या जो आपके वर्किंग बेसिक स्किल्स हैं, कौन से वर्किंग बेसिक स्किल्स जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो कि कंपोज कर रहे हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी से। जिस तरीके से आपके अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या रोबोट टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इन तमाम के तमाम को हेल्पफुल साबित होता है आपके एम्प्लॉयज़ को, कि आपके एम्प्लॉयज़ के पास इन तमाम के तमाम सिस्टम, या जो भी आपके पास सफिशिएंट मेथोडोलॉजीज हैं उसकी सॉरी, उसकी जो नॉलेज है, इसके जो तमाम के तमाम आपकी सपोर्टिंग, जो आपके पास जो आपके जो भी आपके पास सपोर्टिंग मेथोडोलॉजी यूज़ हो रही है, जो कि प्रो टेक्नोलॉजी है, दैट मीन जो कि टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, या जो कि आपके पास आपके दूसरे एरियाज़ को सपोर्ट कर रही है, तो आपके एम्प्लॉयज़ की कंटिन्यूस ट्रेनिंग हेल्पफुल होती है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ये नए जो मेथोडोलॉजी है उसको कंट्रीब्यूट करें, ये जो मेथोडोलॉजी है उसको यूज़ करें और यूज़ करके आगे एग्जीक्यूट करें। तीसरा, इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, आपकी सफिशिएंट ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज़ को ना सिर्फ इफेक्टिव एफिशिएंट बनाती है बल्कि इफेक्टिव भी बनाती है, बोथ ऑन द टीम लेवल एंड ऑन द इंडिविजुअल लेवल। इट ऑल्सो इंश्योर्स कि कंपनी का जो कल्चर है, जिसमें इनोवेशन की बात की जाती है, क्रिएटिविटी की बात की जाती है, कल्चर की बात की जाती है, ये तीनों के तीनों एरियाज, ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स आपके कल्चर के अंदर प्रॉपरली और सफिशेंटली नर्चर होते रहें, ताकि आपका कल्चर डेवलप होता जाए। क्योंकि एक बात ये होती है कि हम हमेशा एक चीज़ तो कंफर्म रखते हैं कि वो कल्चर जो कि इनोवेट करते हैं, इनोवेट करने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जिनकी थिंकिंग होती है, और जो कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर बिलीव करते हैं, ये कल्चर ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा मैच्योर होते हैं, और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिमेन रहते हैं। तो वो तमाम के तमाम कल्चर तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इंश्योर करती हैं, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, कि उनका कल्चर या उनका एम्फेसिस जो है वो इनोवेशन के ऊपर हो, क्रिएटिविटी के ऊपर हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लर्निंग एस्पेक्ट के ऊपर हो।
ओके इसके बाद जो आपके पास आती है, अगला पॉइंट आता है, वो आपके पास ये आता है कि आपके जो इंश्योर किया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो जाए। किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ तरह की मेथडोलॉजीज़ जो है वो दी जाती हैं, लाइक जॉब चेंज का कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट चेंज का कॉन्सेप्ट है, स्किल का कॉन्सेप्ट है। मीन्स आपकी जो जॉब इनसिक्योरिटी वाला एलिमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाता है। किस तरीके से कवर किया जाता है कि आपको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं उन एरियाज़ के ऊपर जो फ्यूचर में आपके लिए या फ्यूचर में आपकी जॉब को जो सपोर्ट करेंगे। लाइक अगर कोई स्किल ऑब्सोलीट हो गया, ख़त्म हो गया, तो उस स्किल को जो है आपके उस स्किल के साथ रिप्लेस कर देगा जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से इंटरेस्ट चेंज की बात है कि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको उस एरिया की ट्रेनिंग करवाई जाए या जॉब चेंज आपके साथ कराई जाए। जॉब चेंज बेसिकली हमारे पास जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जॉब डिज़ाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इनरिचमेंट एनलार्जमेंट हम आगे जब पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो फिर उसके अंदर हम उसको जो है वो डील करेंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉय को जो है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी या वर्कफोर्स जो आपकी माइनॉरिटीज़ और जो वुमेन वगैरह हैं उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या उनको इक्वल डिज़ाइन और उनको इक्वल जो है कॉन्सेप्ट या उनको इक्वल जो है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो डील करने के लिए आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हम ट्रेनिंग के अंदर स्पेसिफिकली आ जाते हैं। स्पेसिफिकली हमने ऊपर जनरल एडवर्टाइजमेंट जो है वो देख ली है। अब हमारे पास बात यह है कि ट्रेनिंग होती क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, इट्स अ रोल इन मतलब कॉन्टीन्यूस लर्निंग क्या होती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेनिंग को डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली अगर आप मैं और आप बात करें तो जनरली हमारे पास जो ट्रेनिंग है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट्स अ प्लान्ड एफर्ट। किस चीज़ का प्लान्ड एफर्ट है? टू फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ जॉब रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर्स टू द एम्प्लॉय। मीन्स जॉब रिलेटेड नॉलेज, स्किल, एबिलिटी। नॉलेज, स्किल, एबिलिटी हम लोग जो है वो मोस्टली KSA के कोड के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर कैसॉस का एक कोड यूज़ किया था। तो कैसॉस का कोड HR के मेजर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, बट ट्रेनिंग के लिए हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो KSA का टर्म यूज़ करते हैं। KSA का टर्म का क्या मतलब है? KSA का टर्म का मतलब होता है नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़। ठीक है, तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या है? ट्रेनिंग बेसिकली आपकी एक प्लान्ड एफर्ट है। किस चीज़ की प्लान्ड एफर्ट है? या आपके एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट किया जाए या आपके एम्प्लॉयज़ को जो है लर्न कराया जाए, आपके एम्प्लॉयज़ को इंकरेज किया जाए, आपके एम्प्लॉयज़ को आगे की तरफ मूव कराया जाए। किस चीज़ के लिए? कि वो लर्न कर सके। किस चीज़ को लर्न कर सके? जॉब रिलेटेड नॉलेज, जॉब रिलेटेड स्किल्स और जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स या एबिलिटीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो है जॉब रिलेटेड। यानी वो तमाम के तमाम काम, वो तमाम के तमाम नॉलेज, वो तमाम के तमाम स्किल्स, वो तमाम की तमाम एबिलिटी जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है, उनको फोकस नहीं करना। वो तमाम के तमाम स्किल्स, वो तमाम की तमाम नॉलेज, वो तमाम की तमाम एबिलिटीज़ जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं आपकी जॉब से, जो स्पेसिफिकली रिलेटेड है आपके वर्क से, जो स्पेसिफिकली रिलेटेड है आपके फ्यूचर टू बी वर्क से, उन तमाम की तमाम चीज़ों की नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को रखना या नॉलेज, स्किल और बिहेवियर को रखना, दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग या व्हाट इज़ द रिजल्ट या व्हाट इज़ द फोकस ऑफ ट्रेनिंग इज। ठीक है, ट्रेनिंग हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है। एक आपके पास कहलाती है कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग, एक आपके पास कहलाती है फॉर्मल ट्रेनिंग। कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग को हम जो है वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग जो है वो उस लर्निंग सिस्टम के नाम को या उस लर्निंग सिस्टम को हम कहते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ को जो है फोकस किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर होता है, एम्प्लॉयज़ जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं पूरे के पूरे वर्किंग सिस्टम को। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग सिस्टम चल रहा है उस पूरे के पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अंदर वो न्यू स्किल्स, जो स्किल उनके पास मौजूद नहीं है या जो स्किल उनके पास लैक कर रहे हैं, न सिर्फ उन स्किल को एक्वायर करते हैं, ठीक है, बल्कि उन स्किल को एक्वायर करने के बाद उनको शेयर भी करते हैं, उनको अप्लाई भी करते हैं और वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी वो चीज़ सिखाते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, जिसमें मिसाल के तौर पे पूरे के पूरे HR के फंक्शन के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग ली। पूरे के पूरे HR फंक्शन का मतलब यह है कि HR ऑपरेशन से रिलेटेड भी, HR स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी, HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी, तीनों एरियाज़ की आपने तमाम की तमाम लर्निंग्स ली। ये तीनों एरियाज़ की आप जो है तमाम की तमाम आपने अंडरस्टैंडिंग ली।
किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ली? वर्किंग सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग ली, वर्किंग प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग ली, और वर्किंग प्रोसेसेस के वर्किंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद व्हाट यू डिड इज़ दैट आपने नए स्किल्स एक्वायर किए, और उन नए स्किल्स को एक्वायर करने के बाद जो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, जो आपके नए स्किल्स हैं, उनको आपने अपनी वर्क फोर्स पे या उनको आपने अपनी डेली जॉब पे, उनको आपने वर्किंग कंडीशंस में, उनको आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपने इम्प्लीमेंट किया। बड़ी छोटी सी एग्जांपल देके आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से सपोजिटली आपको एक्सेल नहीं आता, ठीक है, आपने कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू एक्सेल को सीखा, एक्सेल को सीखने के बाद आपने एक्सेल की स्किल्स को भी सीखा, एक्सेल के टेक्निक्स को भी सीखा, एक्सेल की तमाम जितनी टर्मिनोलॉजी है उनको भी सीखा, और उसको सीखने के बाद जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस आए या जब आप अपने सीट के ऊपर वापस आए, तो आपने उस एक्सेल को सीखने के बाद अपनी जो भी वर्किंग प्रोसेस है उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए एक्सेल के अंदर कन्वर्ट किया, और एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको डेवलप कर लिया। ये तो वो एरिया है जो हमने कंटिन्यूस लर्निंग का एक पार्ट कंप्लीट कवर कर लिया। एक पार्ट कवर करने का मतलब ये है कि हमने जो नई स्किल एक्वायर किया उसको न सिर्फ हमने एक्वायर किया बल्कि अपनी करंट जॉब के ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर लिया। अब कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग का जो अगला प्रोस्पेक्ट, अगला एरिया है, वो ये कहता है कि जी आपको सिर्फ खुद से नहीं करना, बल्कि यू हैव टू शेयर दिस लर्निंग विद अदर एम्प्लॉयज एज वेल। लाइक आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो आपने अकेले ये जो लर्निंग है ये आपने कवर कर ली, अच्छी बात है। ये सिर्फ आप तक ही इंटैक्ट नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये चीज़ आप अपने तमाम के तमाम कोलीग्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं, उन तमाम के साथ भी शेयर करनी है। और उनके साथ शेयर करना, सिर्फ उनको शेयर करना है, बल्कि उनको भी ये चीज़ लर्न करानी है, ताकि आपकी लर्निंग से उनका भी एडवांटेज हो, आपकी लर्निंग से उनका भी फ़ायदा हो, आपकी लर्निंग से वो भी सपोर्ट ले सकें। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से हम मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टीन्यूस लर्निंग के अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली असेंबली लाइन प्रोडक्शन के अंदर जब आप काम करने के लिए जाते हैं, असेंबली लाइन प्रोडक्शन के अंदर वो प्रोडक्शन होती है जिसमें आप लोगों का काम, बीइंग ह्यूमन, आपका काम सिर्फ ये होता है कि आपको मशीन्स को ऑपरेट करना होता है। बाकी प्रोडक्ट जो है वो आपके पास पूरे साल कंटिन्यूसली एक ही स्पेक्ट्रम के ऊपर, एक ही पैराडाइम के ऊपर प्रोड्यूस होती रहती है। कंटिन्यूस जो आपकी प्रोडक्शन लाइंस होती हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन जो सिस्टम्स होते हैं, उसमें आपको क्या चीज़ इंश्योर की जाती है कि आपने मिसाल के तौर पे वो जॉब ज्वाइन किया, आपने वो जॉब ज्वाइन करने के बाद जब आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई, जॉब डिस्क्रिप्शन से मुराद वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है, वो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ जो कि आपने परफॉर्म करनी है, आपको जब वो चीज़ दी गई तो आपको ये कहा गया कि जी आप इन ड्यूटीज़ को तो फॉलो करोगे, इस एस को तो फॉलो करोगे, बल्कि इस एस को फॉलो करने के बाद, इस एस को फॉलो करते हुए यू विल राइट योर पॉइंट्स कि आपने अपनी जॉब को इफेक्टिव और एफिशिएंट मज़ीद फर्दर कैसे किया। तो उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके फीडबैक के पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप प्रोसेसेस मेंशन करते हो जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू, क्योंकि हर एक का काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो आप अपने स्टाइल के लिहाज से लिखते हो, आप अपने स्टाइल के लिखते हो कि जी मैंने ये चीज़ें करके अपनी जॉब के अंदर मज़ीद फर्दर आगे इफेक्टिवनेस या मज़ीद फर्दर आगे एफिशिएंसी क्रिएट की। वो जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का एचआर रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद उन पॉइंट्स को जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट बना देता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट बनाने से क्या मतलब होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी अपडेट हो जाती है, मज़ीद फर्दर आगे आपकी एफिशिएंट जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाती है। फिर वो जॉब डिस्क्रिप्शन आप छोड़ के किसी और पोजीशन के ऊपर चले जाते हो, तो जो बंदा आपकी जगह के ऊपर आता है उस पर्टिकुलर बंदे को जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है। वो पर्टिकुलर बंदा जो है अपडेटेड, रिवाइज या एफिशिएंट जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से काम करता है, और उसको भी यही चीज़ कही जाती है कि जी आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं अपने आप को इफेक्टिव और एफिशिएंट करने के लिए, आप वो स्टेप्स उसमें इनकॉर्पोरेट करें। वो अपने स्टेप्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो मज़ीद फर्दर आगे एफिशिएंट जॉब डिस्क्रिप्शन बनती चली जाती है। तो इस तरीके से ये एक कॉन्टीन्यूस लर्निंग प्रोसेस होता है जो कि हम अपने हर आते हुए बंदे के साथ, जो हर बंदा वहाँ पे एग्जिस्टिंग काम कर रहा होता है, उसके एक्सपीरियंस, उसके वर्किंग प्रोसेसेस, उसकी वर्किंग एफिशिएंसीज के लिहाज से अडॉप्ट करते हैं, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मैथडोलॉजीज को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास आती है फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर्मल ट्रेनिंग जो आपके पास है वो मोस्टली रेफर करती है उन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, कोर्सेज को या इवेंट्स को जो कि डेवलप किए जाते हैं एक बाकायदा एक पूरी की पूरी कंपनी के थ्रू। कंपनी के थ्रू का मतलब ये है कि इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग भी कहते हैं। इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग का मतलब होता है एक टीचर होता है जो कि फॉर्मली
आपके तमाम के तमाम जो आपकी ट्रेनिंग है, उसके कोर्स है, उसका प्रोग्राम है, उसका इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है वो प्रॉपरली आपको वो ट्रेनिंग जो है वो इम्पार्ट करता है, प्रॉपरली आपको वो ट्रेनिंग देता है, प्रॉपर आपकी क्लासरूम सेशंस होते हैं, प्रॉपर आपको अटेंड करना होता है। इन शॉर्ट अगर आप मुझसे बिल्कुल कंसाइसली पूछो तो फॉर्मल ट्रेनिंग वो होती है जिसके अंदर ट्रेनिंग आवर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जिन ट्रेनिंग आवर्स पे आप डेडिकेटेडली ट्रेनिंग लेते हैं, जिन ट्रेनिंग आवर्स के ऊपर आप फोकस्ड ट्रेनिंग करते हैं और आपका एक इंस्ट्रक्टर मौजूद होता है, आपका एक टीचर मौजूद होता है जो कि प्रॉपरली आपको ट्रेन कर रहा होता है, जो कि प्रॉपरली आपको क्लासरूम सेशंस के अंदर ट्रेनिंग दे रहा होता है, जो कि प्रॉपरली आपके साथ ट्रेनिंग जो है वो शेयर कर रहा होता है, जो कि प्रॉपरली आपको बता रहा होता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस, व्हाट इज़ मेंट बाय दैट, किस तरीके से ये काम होगा। अगर सिमुलेशन की बेसिस पर है तो सिमुलेशन की बेसिस पे बात हो रही होती है, अगर आपकी नॉर्मल बेसिस हैं, अगर आपकी प्रैक्टिकल बेसिस है तो प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर बात हो रही होती है। लेकिन ये पूरी की पूरी जो लर्निंग है, इसमें आप सेल्फ लर्निंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आपकी जो पूरी की पूरी लर्निंग होती है, पूरी के पूरा जो काम होता है, पूरा के पूरा जो लर्निंग प्रॉस्पेक्ट होता है वो डेवलप किया जा रहा होता है, वो वर्क किया जा रहा होता है, वो कराया जा रहा होता है वाया एंड इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, ये आपके पास जो है बेसिकली की फीचर्स है कॉन्टीन्यूस लर्निंग के, कि कॉन्टीन्यूस लर्निंग किस तरीके से होता है। परफॉर्मेंस सपोर्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉन्टीन्यूस लर्निंग के परफॉर्मेंस सपोर्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है, क्या कंपनी ने जो है वो सपोर्ट किया हुआ है या कंपनी इंकरेज करती है कि जी वो तमाम की तमाम परफॉर्मेंसेज या वो तमाम के तमाम एरियाज जो है वो डील किए जाएँ, वो तमाम की तमाम चीज़ें डील की जो कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। अब आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही होती है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। कॉन्टीन्यूस लर्निंग के अंदर क्या होता है, कॉन्टीन्यूस लर्निंग के अंदर ये होता है कि आपके जो तमाम के तमाम आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तमाम के तमाम आपके जो लर्निंग है, जो आप लर्निंग बाय डूइंग हम जिसे कहते हैं, कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं उसके साथ आप जो है वो सीखते चले जाते हैं, तो कॉन्टीन्यूस लर्निंग का प्रॉस्पेक्ट वो होता है, इसके थ्रू आप जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। इन एडिशन टू दैट आप 3 एरियाज़ अगर आप देखो पाई चार्ट के, तो एक तो आपकी नॉलेज मैनेजमेंट होती है। नॉलेज मैनेजमेंट यही होती है कि आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन कॉन्टीन्यूस लर्निंग से जो डेवलप की है, ये कॉन्टीन्यूस लर्निंग से जो आप चीज़ें एडअप करते चले आ रहे हो, आप उसको मैनेज भी कर रहे हो, आप उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं। एचआर कंटिन्यूसली उसका ट्रैक रख रहा होता है कि हाँ भाई जो पॉइंट्स रेलिवेंट हैं, जो पॉइंट्स जो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, जो पॉइंट सपोर्ट करेंगे वो आप रिकॉर्ड के लिए रखते हो, जो सपोर्ट नहीं कर रहे या जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, उन ऑब्सोलीट का भी डेटा रखा जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट में, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो आपके लिए आसानी हो और आप आसानी से उसको इनकॉर्पोरेट कर सको। इसी तरीके से जो चीज़ें आप इनफॉर्मल नहीं सीख सकते, इनफॉर्मल का मतलब ये है कि जो मिसाल के तौर पे जब हम जो हमने अभी एग्जांपल ली, उस एग्जांपल के ही अगर लिहाज से बात करें, तो आपके पास यहाँ पे तो लर्निंग बाय डूइंग की बात आ रही है ना, कि जी जो आपने सीखा हुआ है वो आप कर रहे हैं और वो करके आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। व्हाट इफ आपको एक नई स्किल की ज़रूरत है, व्हाट इफ आपको एक नया प्रोसेस सीखना है, व्हाट इफ आपको एक नई चीज़ सीखनी है, उसके लिए आप जो है वो फॉर्मल ट्रेनिंग मैकेनिज्म के ऊपर जाते हैं। उसके अंदर आप फॉर्मल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट को लेते हैं, जिसमें आप एंटायरली एक नई चीज़ पहले प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, और जब आप वो प्रॉपर तरीके से सीखते हैं तो फिर आप उस सीखने को इनफॉर्मल लर्निंग या कॉन्टीन्यूस लर्निंग के पेज के ऊपर ले जाते हैं, कि अब आपने सीख लिया, आपने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद पहले आपने खुद को उसको एक्सपर्ट किया, और एक्सपर्ट करने के बाद आपने उसको शेयर किया। इस तरीके से ये आपके पास लर्निंग और डेवलपमेंट का मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होता है, जिसमें आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग या फॉर्मल और कंटिन्यूस लर्निंग का प्रोस्पेक्ट चल रहा होता है। ठीक है, हम ये क्लास यहाँ पे एंड करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूँ, तो फिर हम उसके बाद मजीद फर्दर आगे आएंगे।